पढ़ाई जा रहे, खत्म ही नहीं हो रहा है क्या? लिखो, इसके अंदर सबसे पहला टॉपिक है कंडक्टर। बोलोगे सर ये तो आता है, क्या पढ़ा रहे हैं? तो है सिलेबस में, तो पढ़ना तो पड़ेगा ना क्या? देखो कंडक्टर, दीज आर द सब्सटेंस, दीज आर द सब्सटेंस। आ जाओ, कहाँ थे भाई, इतना लेट क्यों हो गए? 10 मिनट लेट हो गए तुम। वैसे मेरा भी एक फोन आ गया था, मैंने एक क्लास शुरू किया लेकिन उसी टाइम पे फोन आ गया। कंडक्टर्स, these are substance, these are the substances which allow large scale physical movement. These are the substances which allow large scale physical movement of electric charges, of electric charges. These are the physical substances which allow large scale physical movement of electric charges. लिख लिए? आगे लिखो, थ्रू देम, चार्जेस थ्रू देम। कहाँ है, कहाँ पे हैं? हेलो हेलो, कहाँ है? अच्छा यहाँ मेरे मेरे पास आइए, थोड़ा सेंटर पे आइए। When an external electric field is applied, for example silver, copper, aluminium, graphite, human body, acids, alkalis, etc. वैसे सब्सटेंस जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज का फिजिकल मूवमेंट जो होगा वो हाई स्केल पे होगा, लार्ज स्केल पे होगा, काफ़ी ज़्यादा मतलब वो मूव कर सकता है। ठीक है, कब? जब इलेक्ट्रिक फील्ड उसके ऊपर अप्लाई किया जाए तब, तो उसको बोलते हैं कंडक्टर। इसके बाद है टॉपिक इंसुलेटर। एक सेकंड, आपको एक काम करना है, आप सच बात कभी बोलते नहीं, आप उल्टा पुल्टा झूठ फूट बोलते रहते हैं। बोलिए क्या? क्या आपके गाय का पूजा भी नहीं हुआ है? ये बात हमको पता था, हमारे घर पे इतना दूध होता है, वो दूध आप ला के जा सकते थे ना। आपको लोग दूध नहीं खाते अभी? हाँ खाते हैं। कहाँ खाते हैं? मम्मी नहीं खाती ना? मम्मी तो नहीं, मैं तो नहीं खाता वैसे भी, क्योंकि मुझे डाइजेस्ट नहीं होता। दादा जो है नाना जी आता गाय मारे पूजा तारा दे ना दूध बेसे लोग জানাশোনা আর কি অন গালে ফুটা না দিবা নাকি তুমি বেসে লাইনে কেউ খাও না আমি সত্য লাইনে সত্য লাইনে আর একটু করে কোয়ালিটি ফুজারের মূল গরু দিলে যে ফুজার বেচারা নেই কি কি তাই না এই যে জানি যেতে আমি नहीं ये एक्चुअली तो मुझे भी ना गाय गाय का विषय तो कोई नहीं तो दिया गाय विषय ना गाय कृष्ण बनाइছে गाय कृष्ण बनाइছে गाय कृष्ण আমি गाय मार दो ना गाय मार। फिर उसके बाद आइए वहाँ पे तो ये बात आ गया समझ में?
अकेले यार बहुत सारी जिम्मेदारी संभालने पड़ जाते हैं, कोई घर पे नहीं होता है तो देखो कंडक्टर जो होते हैं वो एक तरह के सब्सटेंसेज होते हैं जिनमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज का जो मूवमेंट होता है काफी हाई स्केल पे, लार्ज स्केल पे होता है। कब? जब उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है तब। ठीक है, आगे लिखो। इंसुलेटर, these are the substances which do not allow physical movement of electric charge. These are the substances, फटाफट अभी आगे का चैप्टर खत्म होगा, टेंशन नहीं लेना है। जितना दिन में एक पढ़े ना उतना दिन में दो हो जाएगा। These are the substances which do not allow physical movement of electric charge through them. Electric charges through them. These are the substances which do not allow physical movement of electric charges through them. ठीक है, when an external electric field is applied, when an external electric field is applied, जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो वैसे सब्सटेंस जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज का मूवमेंट ना हो। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद वैसे सब्सटेंस जिसके अंदर चार्ज का मूवमेंट बिल्कुल ही ना हो उसको बोलते हैं इंसुलेटर, और कॉल्ड इंसुलेटर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल डायमंड बचपन में पढ़े थे, जिससे करंट पास करे, हीट पास करे। अब चार्ज के टर्म में बात कर रहे हैं, थोड़ा सा बदला है, कुछ भी नहीं है, सब चीजें वही है। ठीक है ना, रीजन वही सोच रहा है, नाक पे हाथ लगेगी यार, ये तो बिल्कुल ही बदल दिया सर ने डिफिनीशन को। चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सब आ गया। ठीक है ना, हम लोग कॉमन डिफिनीशन याद किए थे। कॉमन डिफिनीशन क्या था कि जिससे इलेक्ट्रिसिटी और हीट दोनों पास करे, तो कुछ ऐसे एक्सेप्शन में आ जाते थे, कोई कोई में इलेक्ट्रिसिटी नहीं पास करता था, कोई कोई में हीट नहीं पास करते थे, फिर उसको अलग से याद करना पड़ता था कि कौन कौन से सब पढ़ते थे ना। तो यहाँ पे लिखिए एग्जाम्पल, डायमंड, ग्लास, वुड, मिका, DIAMOND, डायमंड जो पहनते हो, ग्लास जिसमें देखते हो, कॉमा वुड जिस पर बैठते हो, ठीक है, मिका, MICA मिका, वैक्स, डिस्टिल्ड वाटर, DISTILLED, डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होता, पता है ये बात, 10th में पढ़ाया था। डिस्टिल्ड वाटर कौन सा वाटर होता है? बहुत अच्छा आंसर दिया था सानिया, सृजन बताओ, तुम्हारे क्लास से बहुत अच्छा आंसर आया था डिस्टिल्ड वाटर का। एग्जाम्पल, सर RO का पानी, ये होता है डिस्टिल्ड वाटर। अरे वो वाला जो एक्वा गार्ड वगैरह लगाते हैं उसको बच्चे डिस्टिल्ड वाटर समझ बैठे थे, मतलब इतने अच्छे बच्चे थे हमारे क्लास के। डिस्टिल्ड वाटर होता है जिनमें कोई चार्ज स्पेसिस नहीं होते, उसमें तो और क्लोरीन व्लोरीन सब कुछ अलग से ऐड किया जाता है। क्या जाता है, विथ लिखा होता है बिस्लरी विथ एडेड मिनरल्स, तो ये सब क्या है, चार्ज ही तो है। तो जो डिस्टिल्ड वाटर होते हैं उसमें कोई चार्ज नहीं होते। जैसे अगर डिस्टिल्ड वाटर को तुम पी नहीं सकते, पता है, अगर पियोगे तो उल्टी आ जाएगा। पहले क्या होता था, कोई आदमी पॉइजन खाता था, पहले क्या होता था, क्या कर रही है, क्या चाकू हटा ना, निकालना चाकू को ऐसे में चाकू लेके घूमती है। हाँ अरे चल, हाँ ऐसा होना भी चाहिए, ज्यादा उछल कूद करने का ये परिणाम। आराम से बैठो, चल देख इधर सुन। तो पहले के टाइम पे जो लोग पॉइजन खाते थे तो उसको ऐसा मानना है कि उसको उल्टा सीधा चीज खिलाया जाता था तो उल्टी करे ताकि जहर बाहर आए, ऐसा होता था ना। अब क्या, कोई आदमी अगर पता चला इस तरीके का या फिर कुछ ऐसी चीजें अंदर ले लिया जिनको अंदर रहने से खराबी है तो उसको बाहर निकालना, उल्टी कराना है, तो उसको डिस्टिल वाटर पिलाओ। हाँ ये आपने बोला था, डिस्टिल वाटर पिलाओ। जो डिस्टिल वाटर, जो सलाइन वाटर नहीं होते हैं जो हमारे बॉडी में मतलब डेक्स्ट्रोज RM ये सब नहीं होता है, तो ये हो जाता है डिस्टिल वाटर। इंजेक्शन के साथ जो वाटर आता है होता है डिस्टिल वाटर, आया बात समझ में। तो वो वाला पानी उसको पिलाओ, डेक्स्ट्रोज पिलाओ मुंह में। वो छोटा वाला मत पिला देना, मेट्रोन मत पिला देना, मर जाएगा। बड़ा वाला बोतल, मोटा सा नहीं होता है रोई, बड़ा सा मोटा सा। हाँ दुकान में 20-30 रुपए में मिल जाते हैं। हाँ सच में, हमारे टाइम पे तो 12 रुपए में मिलते थे। हाँ जब हमारे बॉडी में पानी की कमी हो जाती है ना, पेट उठ जाता खराब। अरे यार तू ही बढ़ा ले यार, ले मैं बैठ जाता हूँ। मतलब सर ये बोल रहे क्या क्या क्या, तो बता रहा हूँ, मेरे से पूछो ना क्या क्या क्या, मेरे से पूछने के लिए बोल रहा। एक तो वैसे ही मैं थका हुआ हूँ, ऊपर से पढ़ा रहा हूँ, ऊपर से मतलब हल्ला कर देते हैं, वो भी फर्स्ट बेंच पे बैठ के। सुन, डिस्टिल वाटर जो होते हैं वो मतलब तुम्हारा जो सलाइन वाटर नहीं होता है वो सरकारी भी होता है, हॉस्पिटल में फ्री में भी मिल जाते हैं। जब तुम बीमार पड़ते हो तो गवर्नमेंट की तरफ से दुकान में खरीदोगे तो वही मैक्सिमम 30 रुपए होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा 1 लीटर। तो वो हमारे बॉडी में चढ़ाया जाता है
वो लगा के, पाइप लगा के, तो वो चढ़ाने के बाद हमें ताकत आती है, मतलब पानी की कमी हो जाने से पेट उठ खराब, डायरिया उरिया में। उसके बाद उसके साथ साथ मेडिसिन, उसके साथ साथ मेडिसिन भी, जैसे पानी में डालते हो उधर से इंजेक्शन लगा के येलो कलर का मेडिसिन डाल दिया, येलो हो गया। हाँ, पानी होता है, डिस्टिल्ड वाटर होता है, जो लटक के। डिस्टिल्ड वाटर तो लगा ये दवाई, उसमें दवाई डाला जाता है। जैसे कभी देखा होगा कि उसमें लाल कलर का दवाई डाल देता है, कभी येलो कलर का। हाँ, इंजेक्शन। तो आप बोलोगे कि देखो बॉडी में ग्रीन कलर दिया था एक बार, चुप नहीं यार, एक बार दिया था इसलिए बोला। अगर बॉडी में डायरेक्ट इंजेक्शन, सुनो, तुम सोचते हो कुछ इंजेक्शन ऐसे होते हैं जो आईएम यूज होते हैं। क्या होते हैं? आईएम, आईवी, ये मतलब आईएम मींस मसल्स के लिए, आईवी मींस वेन्स के लिए ऐसे इंजेक्शन होते हैं। तो मान लो कुछ इंजेक्शन होते हैं जो नॉर्मली तुम्हारे वेन्स के अंदर डाले जाएंगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन कुछ ऐसे इंजेक्शन होते हैं जो अंदर चुभाएगा तो हल्का से चुभेगा, और जैसे जैसे पास करेगा वैसे वैसे अंदर जाएगा तो दर्द करेगा, जिधर जिधर जाएगा उधर उधर दर्द करेगा। हार्ड पावर के जब मतलब कुछ ऐसे इंजेक्शन है जैसे न्यूरोबियन वगैरह ये सब दर्द करते हैं, ठीक है। तो उसको क्यों करते हैं? क्योंकि वो तो प्योर एकदम कंसंट्रेटेड कह सकते हैं, एसिड नहीं, मतलब कंसंट्रेटेड, मेरे कहने का मतलब है कि प्योर फॉर्म में, तो उसको डायरेक्ट डालते हैं। तो उस सब इंजेक्शन को पानी के साथ चढ़ा देते हैं, मतलब पानी तो 1 लीटर है तो उसके अंदर डाल दिया तो कंपोजिशन में, मतलब समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और भी धीरे धीरे जाएगा, मतलब 10 ड्रॉप पानी गया तो उसमें तो उस इंजेक्शन का अमाउंट बहुत ही कम गया, तो मतलब इसलिए उस पानी में डाल के उसको, और बार बार इंजेक्शन, मान ली 5 इंजेक्शन देने हैं, 5 इंजेक्शन देने के लिए 5 बार नीडल घुसाना पड़ेगा। तो एक बार पानी स्लाइड लगा दिया, उसके साथ डाल दिया, इंजेक्शन लेने के बाद पानी भी पीना, पानी की भी कमी है तो वो भी सही, सब कुछ सही हो जाता था। इसलिए डॉक्टर ये तरीका अपनाते हैं। फिर अम्बासा में मैंने कम से कम 20 बोतल पानी चढ़ा दिया लोगों को। और ज्यादा होगा। सर ये डिस्टिल वाटर चलाने से कुछ होता नहीं है? कुछ होता नहीं मतलब? हमारे शरीर में नो 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 क्यों होगा? कुछ नहीं होगा। अब वैसे भी तुम पूरे होशो हवास में आ जाके डिस्टिल वाटर, उससे क्या होता है सुनो, पानी मतलब जो जो ब्लड होता है ना वो पतला होता है, उससे ब्लड के अंदर डाला जाता है ना। जो लोग को सर्प काट लेता है, स्नेक, उसको देखे होंगे कि तुम 3-3 दिनों तक पानी चढ़ता रहता है, चुपना, 3-3 दिनों तक पानी चढ़ता रहता है। पता है क्यों? क्योंकि जो स्नेक बाइट जो होता है, जब सांप काटते हैं तो हमारे खून में क्लॉट जमने स्टार्ट हो जाते हैं, खून जम जाता है लंग्स वगैरह में, हर जगह पे, मतलब जहाँ जहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन हर जगह के ब्लड को जमा देता है, जमा जाता है जिससे आदमी मर जाता है। तो उसका एक ही उपाय है, भले ट्रीटमेंट करेंगे, भले वो जो एंटीडॉट्स होते हैं उनके लाएंगे, लेकिन तब तक तेरे को पानी चढ़ाता रहेगा एकदम हाई स्पीड से, तुम्हारे बॉडी में पानी जा रहा है, निकल रहा है, जा रहा है, निकल रहा है। तो थोड़ा दिन देर तक तुम ज्यादा जिंदा रह सकते हो, अदरवाइज तुम मरना निश्चित है, ठीक है। इंसुलेटर आर द सब्सटेंस। अब मच्छर काट रहा है तो जाओगे, ऑलआउट को ऑन करोगे, पंखा को चलाओगे, सारी सुविधाएं हैं, चलाना तुम्हें खुद से पड़ेगा। जाओ ऑलआउट ऑन कर, पर्दे को पीछे कर, ऑलआउट को आगे कर, ऑलआउट को जला, पंखा को चला, ये सब काम तुम्हें खुद से करना है। अभी देखो, हाँ आगे वाला को चला, लगेगी तो लगेगी, 1-2 मिनट में भाग जाएगा सारा मच्छर। हो गया, और ऑन कर दिया, ठीक है। तो इसके एग्जांपल लिख लीजिए इंसुलेटर के, डायमंड, ग्लास, वुड, मिका, वेक्स, डिस्टिल्ड वाटर, एबोनाइट, एबोनाइट, EBONIT, एबोनाइट, ETC, ठीक है। तो ये सब हो गए इंसुलेटर के एग्जांपल। जब इंसुलेटर ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनके नियर बाय जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है तो उनमें कोई भी चार्ज का मूवमेंट नहीं होता है, करंट पास नहीं करते, चार्ज का मूवमेंट नहीं होता। चार्ज का मूवमेंट तो करंट पास करना है। अब बच्चों की तरह बोलेंगे तो होगा, बड़े हो गए तो थोड़ा सा बदलना पड़ेगा ना। लिखिए, फ्री एंड बॉन्ड चार्ज, फ्री एंड बॉन्ड चार्ज, फ्री FREE, फ्री एंड BOUND बॉन्ड, बॉन्ड चार्ज, फ्री एंड बाउंड चार्जेस, फ्री एंड बाउंड चार्जेस। क्या होता है फ्री चार्ज, क्या होता है बाउंड चार्ज, कौन बताएगा? क्या कंडक्टर में फ्री चार्ज होता है, बाउंड चार्ज कहाँ होते हैं? ये होता क्या है बाउंड चार्ज और फ्री चार्ज होता क्या है? चार्जेस मूव कर सकते हैं, अब बाउंड चार्ज मूव नहीं कर सकते। फ्रीली मूव करते हैं। ये फ्रीली मूव नहीं करता है, और थोड़ा सबका सही हो रहा है। लिखो, द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिकल बिहेवियर ऑफ, the difference between electrical behavior of the difference between
The electrical behavior of conductor and insulators can be understood on the basis of free and bond charges. फ्री एंड बॉन्ड चार्जेस। जो डिफरेंस होता है इलेक्ट्रिकल बिहेवियर किसका, कंडक्टर और इंसुलेटर का, इसको हम समझ सकते हैं फ्री चार्ज और बॉन्ड चार्ज के आधार पर। ठीक है, अब देखते हैं कि ये होता क्या है। तो देखो, इन मेटालिक कंडक्टर the electrons of the outer shell of the atom, outer shells of the atom are loosely bound to the nucleus. BOUND, bound to the nucleus. They get detached from the atoms and move almost freely inside the metal. In an external electric field, these free electrons drift in the opposite direction, drift DRAFT in the opposite direction of the electric field. बोला गया कि इन मेटालिक कंडक्टर जो होते हैं उनमें जो होता है इलेक्ट्रॉन जो होते हैं आउटर सेल का वो लूजली बॉन्ड होते हैं न्यूक्लियस के साथ। मतलब न्यूक्लियस के नियर बाई जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो टाइटली बॉन्ड होते हैं और न्यूक्लियस से दूर मतलब आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लूजली बॉन्ड होते हैं न्यूक्लियस के साथ। तो वो क्या हो जाते हैं कि न्यूक्लियस से मतलब कुछ ऐसे कंडीशंस आते हैं जब न्यूक्लियस से वो डिटैच्ड हो जाते हैं, ठीक है, और कहीं भी मतलब फ्रीली आराम से घूम सकते हैं। जैसे मान लो कि सपोज करो ये यहाँ पे न्यूक्लियस है तो ये इलेक्ट्रॉन जो दूर का इलेक्ट्रॉन है ऑटोमोस्ट चलते वो डिटैच होकर फ्रीली मूव कर सकते हैं, ठीक है, इनसाइड द मेटल, उस मेटल के अंदर। कब? इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है तब, ठीक है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद। These free electrons drift in the opposite direction of the electric field, और ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट करते हैं। आया बात समझ में? तो ये होगा तुम्हारा मेटालिक कंडक्टर के लिए। अब आगे लिखो नेक्स्ट स्टार पॉइंट, द पॉजिटिव आयंस विच कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियाई। मच्छर भाग गया, बंद कर दिया जाए, जाओ बंद कर दो कुछ। एक सेकंड सीजन को आने दो, ये फैन भी बंद कर दो, पूरा एकदम कानून सब ठंडा हो गया मेरा।
फैन को ऑफ करना। तो देखो, द पॉजिटिव आयन विच कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियाई, द पॉजिटिव आयंस, नेक्स्ट पॉइंट लिख रहे हो ना, विच कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियाई। आशीष सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है अच्छे से? ग्रेस, कौशल, परमिता, रियान, परमिता, शील, एक्टिव हो सब लोग? चलो ठीक है। द पॉजिटिव आयन विच कंसिस्ट ऑफ द न्यूक्लिया एंड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द इनर सेल्स रिमेन्स हेल्ड इन, क्या हुआ? 4 बार बोल चुका हूँ, तब भी न्यूक्लियर न्यूक्लियर कर रहे हो। एंड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ इनर सेल्स, न्यूक्लियर के बाद एंड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ इनर सेल्स remains held in other fixed position. These immobile charges, IMMOBILE, immobile charges, these immobile charges constitute, IMMOBILE, immobile charges constitute the bond charges। ठीक है, मान लो कि ये एक मेटल्स है, मान लो यही डायग्राम में एडिटिंग थोड़ा कर देते हैं। ये मान लो एक मेटल्स है, ठीक है। इसका मान लो सपोज करो यहाँ पे न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियर के नियर बाय तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, तो जो आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है, जो आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाएंगे, जब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे अप्लाई किया जाएगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएंगे। क्या कर जाएंगे? मूव कर जाएंगे। तो मान लो एक इलेक्ट्रॉन निकला तो एक पॉजिटिव चार्ज छोड़ के गया। इलेक्ट्रॉन जब निकलता है तो पॉजिटिव चार्ज होता है, तो जो आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन थे वो तो चले गए बाहर, और जो न्यूक्लियर में मतलब पॉजिटिव आयन बच गया, और इलेक्ट्रॉन ऑफ इनर सेल, इलेक्ट्रॉन ऑफ इनर सेल वो तो यहीं पे रह गए। वो कहते नहीं कि मतलब सपोज करो भागने वाले, मान लो कि तुम बोले कि हमको सर बाहर जाना, तो हम तुमको भेज दिया, बाकी इसको नहीं जाने दिए, बोले कि तू बैठे रह, तू भाग जाओगे तो क्लास में कौन रहेगा? आया बात समझ में ना? तो वही वाली बात होगी, ये आउटर मोस्ट सेल वाला इलेक्ट्रॉन भाग गया, इसके बाद जो न्यूक्लियस के नियर बाय मतलब इनर सेल में, जो न्यूक्लियस के इनर सेल नहीं मतलब एटम के इनर सेल में और न्यूक्लियस में जो पॉजिटिव चार्ज थे वो सब अब नहीं भाग सकते। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को भाग नहीं देने देगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पे जो चार्ज बच गया, यहाँ पे जो चार्ज बच गया, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी बच गया ना, और इनर सेल के, वो कहलाएंगे बॉन्ड चार्ज। क्या कहलाएंगे? बीसी मैंने लिख दिया, तुम उसको बॉन्ड चार्ज लिखना। ठीक है, इसको लिखना बॉन्ड चार्ज। और ये जो इलेक्ट्रॉन मूव कर गया मतलब जो चला गया वो है एफसी मतलब फ्री चार्ज, पूरा लिखना तुम। और इसका जो ड्रिफ्ट होगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट होगा। ठीक है, ये बताया समझ में? ऊपर वाला क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इलेक्ट्रॉन का जो ड्रिफ्ट होगा वो इधर की तरफ होगा, अपोजिट साइड में होगा। इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इधर की तरफ ऐसे घूमेगा, ड्रिफ्ट होगा ना, एक ही मतलब एक पार्टिकुलर डायरेक्शन होता है ना फ्लो करने का। तो बॉन्ड चार्ज समझ गए, फ्री चार्ज समझ गए क्या होता है? तो इससे हम पता कर सकते हैं क्या, कि कौन इंसुलेटर है और कौन कंडक्टर है, उनमें इलेक्ट्रिक करंट के बिहेवियर को, कंडक्टर और इंसुलेटर में इलेक्ट्रिक करंट के बिहेवियर को हम फ्री चार्ज और बॉन्ड चार्ज के द्वारा पता कर सकते हैं। ठीक है, आगे लिखिए नेक्स्ट टॉपिक। मजा नहीं आ रहा है फिजिक्स में इस चैप्टर में? 4 क्लास हुआ है पहले, 4 या 5 क्लास, हमको तो लगता है 4 ही क्लास हुआ है। एक क्लास को 5 हुआ है। ए बी इसलिए कर दिए क्योंकि आधा पढ़ाए, उसके बाद मेरा थोड़ा कुछ प्रॉब्लम हो गया तो मैं बंद करके भाग गया था, तो इसलिए बी हो गया। नहीं आवाज समझ में? ए है 20-25 मिनट का, ये बी वाला पूरा है। ठीक है, तो 10-20 मिनट या 30 मिनट का छुट्टी दे दिए थे बीच में। क्या हुआ भाई? हाँ, उसके बाद मैं जा रहा था तो तुम लोग को बोला था कि तुम लोग तब तक बैठ के क्या करोगे, तो फ्रूटी पियो। खिलाए थे ना, याद आया? हाँ, तो लिखो नेक्स्ट स्टार पॉइंट लिखो। इन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, इन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, कंटिन्यू करो नेक्स्ट पॉइंट, मतलब अगला स्टार पॉइंट लिखो। इन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर बोथ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, both the positive and negative ions act as charge carriers, act as charge carriers. Both the negative and positive ions act as charge carriers. However, their movements are restricted by the
चार्ज कैरियर restricted. However, their movements are restricted by the external electric field. Restricted by the external electric field. And the However, क्या हावर हावर कर रही है? नहीं वो जो कब का हो चुका है? अरे तू क्यों बता रही है? छोड़ दे, वो जो छूट गया छोड़ दे, आगे लिख। ये क्या है? आगे लिखा रहा है, पीछे का देख रहे हो तो फिर आगे वाला कब लिखोगे? अरे दिमाग को थोड़ा एक्टिव रखो ना, लिखा है ना, पीछे भी बैठ के लिख लिया है। रिया सर तोड़ दूंगा तेरा और पुकी तेरा भी, दोनों को। छूट गया छोड़ दे, आगे लिख। जो वर्ड छूट जाए छोड़ दे, फिर जाके बाद में फोटो खिंचवा के मंगाना, फिर उसको फिल करना। हम आगे बोल रहे हैं, तुम पीछे का लिख रहे हो, अब उसके बाद आगे का छूट जाएगा। फिर पता चला कि पूरा क्लास में इन्हीं दोनों में से देख देख के लिखते रहेंगे, खुद का दिमाग को मतलब ये कर देंगे, होल्ड पे रख देंगे चार्ज की तरह, इनर सेल वाले। ठीक है, तुम लोग लिख लिया ना पीछे का सब? देखो तो पीछे में बैठे तीनों ने लिख लिया है, और तुम एकदम सबसे मतलब मेन सीट जो होता है जहाँ पे एमएलए एमपी बैठते हैं, उस वाले सीट पे बैठ के उसके बाद तुम नहीं लिख पा रहे हो। फिर से बोल रहा हूँ, सुनो। The electrolytic conductor, sorry, in electrolytic conductor, both positive and negative ion act as a charge carriers. इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में जो होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव आयन दोनों चार्ज कैरियर की तरह काम करते हैं। फुल स्टॉप। हाउएवर, लिख लिए? और यहाँ तक हो गया है? हाँ, आगे देयर मूवमेंट आर रिस्ट्रिक्टेड बाय द, हाउएवर देयर मूवमेंट आर रिस्ट्रिक्टेड बाय द external electric field, external electric field, and the electrostatic force between them, and the electrostatic force between them, and the electrostatic forces between them. तो देखो, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों ही चार्ज कैरियर की तरह काम करते हैं। ठीक है, इस प्रकार क्या होता है, इनके मूवमेंट को अफेक्ट किया जाता है, इसके मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, किसके द्वारा? जब हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड उसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं। मान लो कि सपोज करो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, दोनों के बीच में कुछ फोर्स लग रहा है। ठीक है, ये इधर आना चाहेगा, ये इधर आना चाहेगा, पॉजिटिव चार्ज इधर आना चाहेगा ना, नेगेटिव चार्ज इधर आना चाहेगा एफ फोर्स के साथ। इसके बाद जब इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर अप्लाई किया गया, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया गया। हाँ हेलो, हाँ हम आएंगे आपको 9:30 बजे, 9:30 9:40 तक। तो आंटी नहीं है? ओ तो आइए ना, इधर पे ही आ जाइए, अभी तो मेरा ऑनलाइन क्लास चल रहा है, तो अभी तो नहीं आ सकते। 9:30 पे आप निकल जाइए, नहीं तो हम आते हैं आपको ले लेंगे। आप घर पे ही रहिए, हम आ जाएंगे, हम आपको ले लेंगे। ठीक है, वहीं पे रहिए, रूम पे ही रहिए। 9:40 पे आऊँगा मैं। ओके। मैं क्या बोल रहा था, देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये इधर की तरफ मान लो कि फोर्स से मतलब इधर की तरफ अप्लाई कर रहा है, ये भी इधर की तरफ आ रहा है ना। लेकिन जब हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो ये दोनों को प्रभावित करेगा, दोनों चार्ज को रोकेगा। ये इधर आना चाह रहा है, परंतु ये बोलेगा कि नहीं, मूवमेंट जो होता है वो किधर की तरफ होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ, पॉजिटिव चार्ज का, पता है ना। मतलब दोनों चार्ज का एक है ना कि ये इधर से इधर करेगा तो इसको भी रोक रहा है, इसको भी रोक रहा है, दोनों को अफेक्ट कर रहा है। वही बात लिखा है कि हाउएवर द मूवमेंट आर रिस्ट्रिक्टेड बाय द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम। थोड़ा सा ही सही, परंतु इफेक्ट करेगा। अगला टॉपिक लिखो, मतलब नेक्स्ट स्टार पॉइंट। इन इंसुलेटर, इन इंसुलेटर, in insulators the electrons are tightly bound to the nuclei. In insulators
the electrons are tightly bound to the nuclei and cannot be detached from the atom and cannot be detached from the atom. That is, charges in insulators are bound charges. Full stop. Due to the absence of electric charges, insulators are poor conductor of electricity. Insulators are poor conductor of electricity. अगला टॉपिक लिखो, बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड. Point. Behavior of conductors in electrostatic fields. रात वाला जो क्लास है ना तुम्हारा, जिस दिन मैथ नहीं रहेगा, मैथ दिन 8-10 पे स्टार्ट होगा, और जिस दिन फिजिक्स रहेगा वो 8 बजे तुम्हारा स्टार्ट हो जाएगा क्लास. बात समझ में, तो इसलिए थोड़ा टाइम पे आ जाना. और इसलिए क्योंकि देखो रात के समय पे वो जो उस दिन नहीं प्रिंस आए थे, तो उनके घर पे मेरा खाना बनता है, वो चला गया घर, उस बिल्डिंग में 2 ही लोग रहते हैं, तो रात में बंद कर दिया था अंदर से. यह बात समझ में, तो 10 बजे बंद हो जाता था, इसलिए मुझे थोड़ा सा पहले जाना पड़ेगा. तो 8:15 पे करते थे, 9:40 पे छुट्टी देते थे, 9:45 पे देते थे. एकदम सही समय पे कर लेंगे शुरू, सही समय पे पढ़ लेंगे, सही समय पे छुट्टी हो जाएगा. सही है ना, कुछ दिनों के लिए. बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड में कंडक्टर का बिहेवियर कैसा होता है. तो पहला पॉइंट लिखिए, ये टॉपिक था, हेडिंग था, दे दिए ना. फर्स्ट पॉइंट लिखिए, इससे पहले का आया ना, सब कुछ समझ में नहीं आया. पहला पॉइंट लिखो. थोड़ा ज़्यादा स्पीड कर देते बीच में, अभी थोड़ा स्लो कर देते हैं फिर से. अभी बहुत 10 मिनट से बहुत ज़्यादा स्पीड थे, नहीं थे, अभी थोड़ा स्लो कर देते हैं, अभी समझने वाली बात आगे. फर्स्ट पॉइंट, नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज जीरो. नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज जीरो in the interior of a conductor. In the interior of the conductor. नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो होता है किसी भी कंडक्टर के अंदर, कंडक्टर के इंटीरियर में, वो क्या होता है, जीरो होता है. मान लो कि ये कंडक्टर है, मान लो ये कंडक्टर है, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया गया. तो देखो बुक के अनुसार डायग्राम बनाओगे तो ऐसा करके बुक में बनाया हुआ है, जैसे समझो भाई, पहले मत बनाओ, ऐसा करके इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया गया. कॉपी में बनाओगे तो ऐसे भी बना सकते हो, ये कंडक्टर है, ऐसे ई लिख दिए एक बार, मतलब पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो गया. ठीक है, तो बुक में ऐसे टाइप से दिए होते हैं ना. तो ये दोनों डायग्राम एक ही चीज को रिप्रेजेंट करते हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर की तरफ दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर की तरफ दिया हुआ है. तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी कंडक्टर पे अप्लाई किया जाएगा तो चार्जेस के सेपरेशन होने स्टार्ट हो जाएंगे. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज होता है ना, मतलब इस साइड पे सारे पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो जाएंगे, इस साइड में सारे नेगेटिव चार्ज अपीयर हो जाएंगे. तो हमने क्या बोला कि नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो जीरो होता है. तो एक्सटर्नल फोर्स किधर की तरफ लगेगा, इधर की तरफ, एफ एक्सटर्नल, या जो तुम्हारा इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड किधर की तरफ, इधर की तरफ होगा ना. तो एफ इंड्यूस्ड जो होगा वो इधर की तरफ होगा, ये इधर की तरफ होगा, तो एक्सटर्नल फोर्स ठीक इसका उल्टा होगा, एफ एक्सटर्नल किधर की तरफ होगा, इधर की तरफ होगा. तो भाई दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है, डायरेक्शन ही बस अपोजिट होता है. एफ इंड्यूस्ड जो होता है इक्वल टू एफ एक्सटर्नल. नहीं बात है समझ में, एफ इंड्यूस्ड एफ एक्सटर्नल के इक्वल होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में. ठीक है, जब ये दोनों इक्वल होते हैं, डायरेक्शन अलग होता है, मैग्नीट्यूड इक्वल होते हैं, तो ये दोनों क्या कर देंगे, एक दूसरे को खत्म कर देंगे. एफ नेट जो होगा तुम्हारा, सॉरी एफ लिख दिया, ई होगा. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. तो ई नेट जो होगा, ई नेट जो होगा वो क्या हो जाएगा, ई एक्सटर्नल माइनस ई इंड्यूस्ड, तो इक्वल टू जीरो.
तो देखो नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड 0 हो गया। मैं फील्ड को फोर्स बोल दिया था गलती से बहुत पढ़ने के टाइम पे। ठीक है, नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज 0 इन द इंटीरियर ऑफ अ कंडक्टर, मतलब ई वेक्टर इक्वल टू 0। डायग्राम बना सकते हो अगर चाहो तो, अच्छा रहेगा। और ये जो है प्लेट है तुम्हारा कंडक्टर, कंडक्टर। आशीष समझ में आया? ऐचू ग्रेस समझ में आया? परमिता परमिता टू कौशल। हाँ सर। अरे पूरा बंद कर दिया, हवा कहाँ से आएगा भाई? सानिया ने बोला खोल उसको। दरवाजा। हाँ एक दिन ऐसे ही दरवाजा सटा दिया था, क्या हुआ था पता है? सानिया नहीं थी, सानिया रहती है तो चेक करती, डेली जाके लगाती है। ऐसे किसी बच्चे ने सटा दिया था, मैं छुट्टी देख के आराम से बाहर का ये गेट लगा के चला गया। रात में चला गया, शुक्र मनाओ कि आंधी उंधी कुछ नहीं आया, कोई धक्का उक्का नहीं दिया। अगले दिन आता हूँ तो मैं यहाँ पे हूँ, अब बच्चा लोग अंदर घुस के बैठा है। मतलब मैं ताला बदला, बच्चा लोग 3 बजे अंदर घुस के बैठा। बोले रे तुम लोग कैसे? सर आप ही तो खोल के गए थे हम लोग के लिए। तो बच्चा लोग को हम नहीं बोले, उनको ऐसा लगा कि सर ही खोल के गए, चिपका के गए, सर के गए। बच्चा लोग अंदर आके बैठा हुआ है, आराम से ले जाते सब कुछ उठा पुठा के, रात में आराम से ओपन चोरी हो जाता, कोई चेक करने वाला नहीं। सही था, ऐसा हो गया था। इसलिए कभी भी चिपकाते हो गेट को तो यार कुंडी लगा दिया करो। लिखो नेक्स्ट, नेक्स्ट बिहेवियर, मतलब पहला पॉइंट लिख लिए, नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज 0 इन द इंटीरियर ऑफ अ कंडक्टर। ये रफ स्केच भी तैयार कर लो, बना लिए? अब लिखो जस्ट आउटसाइड, सेकंड पॉइंट, जस्ट आउटसाइड द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर। केमिस्ट्री में कितना लेक्चर मैंने बोला था? 3 बोला था ना, और लगेगा थोड़ा ही है। 3 लेक्चर और लगेगा केमिस्ट्री में, और फिजिक्स में 4, उसके बाद खत्म। Just outside of the surface of a charged conductor, just outside of the surface of a charged conductor, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द सरफेस। बात यह है ना कि चैप्टर 1 और 2 में डिलीट भी नहीं कुछ किया है, बहुत माइनर सा डिलीट किया है, कुछ भी ना के बराबर। जस्ट आउटसाइड ऑफ द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर, कॉमा द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द सरफेस। चार्ज कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है सरफेस के नॉर्मल होता है। ये बात तो कितनी बार बता चुके हैं, अब कितनी बार फिर से एक बार बता देते हैं। मान लो ये कंडक्टर है, मान लो कि अगर अब नॉर्मल होता है, यहाँ पे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, बहुत बार बताया नहीं बता रहे। तो मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल ना होकर ऐसे टेढ़ा था, तो इसके 2 कंपोनेंट हो जाएंगे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक वर्टिकल कंपोनेंट। नहीं हो जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के? तो दोनों हो जाएंगे। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से क्या हो जाएंगे, इनके सरफेस पे चार्ज आ जाएंगे, करंट फ्लो कर जाएंगे, नहीं कर जाएंगे इसके वजह से। लेकिन ऐसा पाया गया कि जब किसी, ये नॉर्मली कंडक्टर पे ऐसा हो जाएगा, लेकिन जब ऐसा पाया गया कि कंडक्टर को जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डाला गया तो इसके सरफेस पे छूने से कोई करंट नहीं लगता, मतलब कोई चार्ज नहीं होता। नहीं आया बात समझ में? मतलब ये नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये कंपोनेंट नहीं हो रहा है। और जब ये कंपोनेंट नहीं है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जब नहीं है, तो ये वाला कैसे एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। मतलब इसको ऐसे ना होकर इसको ऐसे होना पड़ेगा, परपेंडिकुलर होना पड़ेगा। नया बात समझ में? बात समझ में? ये तो बात बता चुके थे, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। सेकंड पॉइंट क्लियर हो गया, मतलब 90 डिग्री पे ही हमेशा होगा। बहुत बार ये बात बोले हैं ना। आउटसाइड ऑफ द सरफेस ऑफ द चार्ज कंडक्टर, किसी भी चार्ज कंडक्टर के सरफेस के जो चारों तरफ होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो होते हैं नॉर्मल होते हैं सरफेस के परपेंडिकुलर। ये बोतल भी लेके बताए थे, ये बोला बोतल तो नहीं, ये बोला यहाँ पे कैसे होगा, ऐसे होगा, यहाँ पे कैसे होगा, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, हो गया ना? थर्ड पॉइंट लिखिए, द नेट चार्ज इन द इंटीरियर ऑफ अ कंडक्टर। तुम लोग का जितना चैप्टर पढ़ाई होगा सबका टेस्ट भी होगा। आ बात समझ में? टेस्ट जो होगा क्लास में नहीं होगा, क्लास में होने से अपना समय जाएगा, क्लास में होने से अपना समय जाएगा। इतना देर में पढ़ नहीं सकते हैं, ऑनलाइन होगा। या नहीं तो ऐसा भी हो सकता है, फिर जब पढ़ाई भी चलता रहेगा तो फिर टेस्ट के लिए पढ़ोगे कब, ये बात भी है। ठीक है, तो ऐसा कुछ कर लेंगे कि लगातार ही बैक टू बैक सारे चैप्टर का टेस्ट हो जाएगा, सुबह शाम दोपहर। सुबह में फिजिक्स, शाम को केमिस्ट्री, दोपहर में
मैथ। मतलब वो चैप्टर कंप्लीट करने के बाद। हाँ, जैसे अभी 2 चैप्टर, एक चैप्टर कंप्लीट हुआ, 2 चैप्टर और कंप्लीट होने वाले, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, तो 3 चैप्टर हो गए ना, 3 टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट नहीं देना। हाँ, नहीं तो एक काम कर लेते हैं, ऑनलाइन से कर लेते हैं, चेक भी नहीं करना पड़ेगा, अपने आप चेक हो जाएगा। एमसीक्यू दे देंगे 0.8 मार्क्स के, एक एमसीक्यू टोटल, जैसे नहीं बोर्ड में आते हैं 40-50 एमसीक्यू दे देंगे, 0.8 मार्क्स होंगे, 40 मार्क्स के ये हो जाएंगे, आप 40 मार्क्स के रिटर्न कर लेंगे, 40 मार्क्स के रिटर्न, 40 मार्क्स के एमसीक्यू, सही है ना, 80 मार्क्स के। अब 20 नंबर हम इंटरनल देंगे, देखेंगे सबको मिलते हैं, किसी को 18, किसी को 20, देखते हैं 100 में से कितना लाते हैं। देखो मैंने क्या बोला कि जब हम किसी एरिया के बारे में पढ़ते तो एक छोटे से एरिया पे, डीएस एरिया पे, डीए पे स्टडी नहीं कर लेते हैं, तो हम स्टडी करके देखेंगे कि एक चैप्टर पे स्टडी करके देखते हैं कि हमारे बच्चे का परफॉर्मेंस कैसा है, मतलब वो टॉपर बन सकते हैं कि नहीं, ये तो पता चल जाएगा ना। नहीं पता चल जाएगा एकदम, एक छोटे चैप्टर पे 10-12 चैप्टर ना, एक चैप्टर पे स्टडी कर लेंगे, 2 चैप्टर पे स्टडी कर लेंगे, अगर इस दोनों में, तीनों में एवरेज निकाल के इंटरनल देंगे, 20 नंबर देंगे, ठीक है, सबको देखेंगे आउट ऑफ 100, ये तो बनाया जाता है ना। मान लो 5 चैप्टर आते हैं एग्जाम में, तो 5 चैप्टर से ही पूछे जाएंगे 80 मार्क्स के, अगर 10 आते तो 10 से पूछे जाएंगे, अगर एक ही आते तो एक से ही पूछे जाएंगे। नहीं हो सकता ऐसा, नहीं हो सकता, तो ऐसे करेंगे, 2 चैप्टर का मिक्सिंग कर देंगे, ये भी हो सकता है। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में भी 2 चैप्टर का मिक्सिंग करके, मतलब वो जैसे तुम लोग बोलोगे, चैप्टर वाइज बोलोगे तो चैप्टर वाइज। पूरा दिन समय देंगे, शाम को टेस्ट ले लेंगे, फिर अगले दिन शाम को ले लेंगे, तो अच्छा होगा ये। आगे लिखो, द नेट चार्ज इन द इंटीरियर ऑफ अ कंडक्टर इज 0, लिख लिए, एंड एनी एक्सेस चार्ज resides at its surface, RESIDES, resides at its surface, resides at its surface। जैसे मान लो, पहले डायग्राम बना लो फिर बताता हूँ। सपोज करो कि ये एक सरफेस है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड तो नॉर्मल ही होंगे ना, नहीं होंगे? नेट चार्ज होंगे कंडक्टर का, इंटीरियर में होंगे 0, कैसे होंगे बता रहे हैं, और ये तो तुम देख चुके अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है। सरफेस पे जो चार्ज होंगे, इधर पे पॉजिटिव है, ठीक है। यह अंदर में हमने गॉसियन सरफेस ले लिया, यह गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस, ठीक है। तो यहाँ पे फाई ई क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस हो जाएगा, और ये हो जाएगा इक्वल टू क्यू इन बाय इप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। और यहाँ पे जो तुम्हारा क्यू इन है, चार्ज जो है तुम्हारा क्यू इन बाय इप्सिलॉन नॉट, सॉरी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है तुम्हारा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो अंदर में इंटीरियर में 0 है, इंटीरियर में हमने गॉसियन सरफेस लिया क्योंकि इंटीरियर में हम कोई पॉइंट लेके स्टडी कर रहे हैं, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, कोई भी पॉइंट पे स्टडी करे तो अंदर में गॉसियन सरफेस लिया, और जो सरफेस इंटीग्रल होता है फाई इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस, और ये इक्वल टू होता है क्यू इन बाय इप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये दोनों जब इक्वल है, मान लो कि ई है 0, ई है 0, तो 0 इंटू डी एस इक्वल टू 0, सब कुछ 0, 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू इन बाय, ये यहाँ पे लिखना बगल में ये चीज, तो क्यू इन बाय इप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 0, क्यू इन बाय इप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 0 हो गया, तो यहाँ से क्या आया, क्यू इन जो है वो तुम्हारा 0 आ गया, क्यू इन, क्यू है तुम्हारा चार्ज, इंटरनल चार्ज, ठीक है, ये इक्वल टू 0, ये समझ में आया कैसे, नहीं आया, आ गया सबको? तो लो ये बना लो, क्यू निकल के 0। हाँ हेलो, हेलो, हाँ विशाल लेके गया क्या, विशाल आया था, मैंने फोन किया विशाल को तो आया था, फिर उसके बाद मैंने दिया था, बोतल लेके गया दूध, हाँ ठीक है, उसको अब बॉयल कर लेने के लिए बोली, नहीं तो फट जाएगा।
क्या नहीं, विशाल मेरे पास नहीं है, मैं तो क्लास कर रहा हूँ। मैं तो 9:30 बजे छुट्टी दूंगा, 9:40 पे। हो गया होगा कहीं घूमने, 5-10 मिनट आ जाएगा। बारिश हो रहा वाह, हो सकता है उधर पे गया हो, पठान उठान के पास। हमको नहीं पता है वो कहाँ गया, हम तो बोले कि बस देके आइए, तो बोला ठीक है मैं देखा था। ठीक है। क्या केजरीवाल को काम करने से रोक रहे हैं मोदी, जानिए अंकित अवस्थी के साथ। मैसेज आया है देखो। ऑफ हो गया, ऑफ हो गया। आई तेरी में पुकी देख ली इसलिए ऑफ हो गया। बीट लग गया। हाँ तो देखो हमने बोला अरे नेट चार्ज इन द इंटीरियर ऑफ अ कंडक्टर इज 0। कंडक्टर के इंटीरियर में नेट चार्ज 0 होता है, ठीक है। और एनी एक्सेस चार्ज जो होता है रिसाइड्स एट इट सरफेस, मतलब कोई भी एक्सेस चार्ज होता है तो सरफेस पे होता है, अंदर में नेट चार्ज 0 होता है। तो अंदर में नेट चार्ज 0 होता है, इसे कैसे मान लोगे? तो इसका प्रमाण हो गया ये कि आई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस। ई डॉट डी एस मतलब ये जो तुम्हारा फ्लक्स होता है वो किसके इक्वल होता है? क्यू इंटरनल बाय एप्सिलॉन नॉट। तो जब ई वेक्टर का वैल्यू हो गया 0, ये तो प्रूफ कर चुके थे कैसे 0 होता है। तो 0 इंटू डी एस इज इक्वल टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट, मतलब 0 इज इक्वल टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट, मतलब क्यू इन इज इक्वल टू 0 इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू इज इक्वल टू क्यू इन इज इक्वल टू 0। प्रूफ हो गया। चलो 4th पॉइंट लिखिए। समझ में आया आशीष या नहीं आया? आशीष, इच्छुक, सृजन, क्या नाम है, ग्रेस? हाँ बोलिए। हाँ सर। जबरदस्ती बोल रहे हैं क्या, डर के मारे? नहीं है तो ना बोलना है, ठीक है। ये हाँ बोलो वाला डायलॉग कहाँ से सीखा है पता है? नहीं देखो, हमारे जो फिजिक्स वाले सर थे ना, इंजीनियर एम कुमार, उसका नाम था इंजीनियर एम कुमार। लेकिन पता है हम लोग इतना डरते थे ना टीचर से कि उनका नाम भी नहीं पूछ सकते। एम कुमार नाम था तो एम कुमार ही जानते हैं, एम कुमार के ही नाम से जानते हैं। बाकी इसका मनोज कुमार, मंकी कुमार, पता नहीं कौन सा कुमार है। एक मैथ पढ़े थे, वो इंजीनियर कुछ नहीं थे, वो नॉर्मल थे, आर के सुमन, ठीक है। अब आर के सुमन मतलब आर के का फुल फॉर्म अभी तक नहीं पता है, ठीक है। तो बस वैसे केमिस्ट्री का हमने 3 ट्यूशन लगाया था, पता है तुझे? 2 ट्यूशन, 2 नहीं 3 नहीं 2 ट्यूशन केमिस्ट्री के लिए लगाया था। और हमारा सिलेबस 12 महीने में 11-12 का दोनों कंप्लीट था। 12 नहीं शायद, मैथ वाला 16 महीने चला था, 16 मंथ पूरा कंप्लीट, फुल कंप्लीट। अब उसके बाद सेल्फ स्टडी। ये नहीं 11th का सर हमारा ये चैप्टर आएगा। 11th में चल रहे थे ना, तो 3-4 महीने बीता था तो मैं वो कर रहा था, इंटीग्रेशन कर रहा था 12 में, जो चैप्टर नंबर वो कितना है 7, 12 का चैप्टर नंबर 7, 11th के 3 महीने ही हुए थे तो वो कर रहे थे। शुरुआत हुआ मतलब IIT JEE के लिए मैंने कोर्स लिया था, उसमें शुरुआत किया कैलकुलस पार्ट से। पहले पढ़ा लिमिट, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, कंटिन्यूटी जो भी इससे बेस्ड है सारा खत्म। उसके बाद स्टार्ट किया ट्रिगोनोमेट्री सारा खत्म। मतलब ऐसे करके पढ़ाया, ये नहीं कि 11th का, 11th में तो पता नहीं फेल करके सारे में, मतलब फेल नहीं किए थे, डायरेक्ट छप्पा मार थे। कॉलेज मैनेज था, नया बात समझ में। जैसे सपोज करो कि तुम केबी में पढ़ोगे, तो केबी में पढ़ोगे तो स्कूल नहीं छोड़ सकते, नहीं छोड़ सकते, स्कूल पढ़ना पड़ेगा। 12 में पढ़ोगे तो मतलब जो नवोदय है तो उसमें पढ़ना पड़ेगा। हम कैसे पढ़ रहे थे पता है? हमारे टाइम पे +2 उस टाइम पे बहुत सारा स्कूल नहीं था, गिने चुने जिला में पूरे डिस्ट्रिक्ट में 1 या 2 स्कूल +2 थे, बाकी सभी 10th तक का ही पढ़ाई होता था। और 11-12 का पढ़ाई कॉलेज में होता था मेरे टाइम पे। कितना मजा आता होगा ना, तुम लोग ग्रेजुएशन में जाओगे कॉलेज, हम 11th में गए थे कॉलेज, तो कितना अच्छा फील होता था। तो वहाँ पे जिस कॉलेज में हमने मतलब एक था, मतलब गवर्नमेंट कॉलेज ही था, परंतु इनसे थोड़ा जान पहचान अच्छी थी तो पापा की, तो वहाँ पे एडमिशन ले लिया। उसने बोला था कि जब जब एग्जाम होगा आके एग्जाम दे देना, अटेंडेंस का कोई टेंशन नहीं है। अगर अटेंडेंस का टेंशन होता, अगर कॉलेज करना होता, तो हम भी अभी पे कहीं पे पानी पूरी सब बेच रहे होते। नया बात समझ में। सबसे बड़ा सिस्टम तो ये, मतलब स्कूल वाले अगर अच्छा से पढ़ा दे ना, अगर अच्छे से पढ़ा दे स्कूल वाले, तो मतलब जरूरत ही नहीं है ट्यूशन का, मानो या ना मानो। और ये कब होता था? जब तुम्हारे पापा बच्चे होंगे। जब हमारे पापा बच्चे थे उस टाइम के जो टीचर थे वो अच्छे थे,
भले इंग्लिश मीडियम के नहीं थे, दूसरे ही मीडियम के थे, लेकिन जितना भी पढ़ाते थे परफेक्ट पढ़ाते थे, रिजल्ट भी आते थे। नहीं आते थे? क्या हुआ भाई तेरे को? तो अभी क्या हो गया, ऐसा सीन हो गया कि स्कूल तो बस प्रोजेक्ट सबमिट करो, और सुनना, स्कूल में बस प्रोजेक्ट सबमिट करो, ये करो वो करो, अटेंडेंस लगाओ, ये करो, एनुअल डे करो, वगैरह वगैरह वगैरह, सब कुछ करो पढ़ाई के अलावा, पढ़ाई के अलावा सब कुछ करो। तो हम भी बस ऐसे किए होते तो क्यों नहीं सिलेक्शन होता है बच्चों का? नवोदय से थोड़ा बहुत हो जाता है, केवी वाले बच्चों का, बुरा मत मानना, केवी वाले का भी सिलेक्शन होता है। हाँ, ग्रेस और क्या नाम है, एचू, उसको बुरा लग जाएगा, और आशीष भी। तो केवी से भी सिलेक्शन होता है, पढ़ने वाले बच्चे कहीं से भी। तो सिलेक्शन कैसे होता है पता है? जैसे ये बच्चे सब है एकदम सीरियस है, रात के 10 बजे में भी पढ़ रहे हैं, वरना तो बहुत सारे सो रहे होंगे। अभी खाना खिला देगी मम्मी, 8-9 बजे खाना बना के, बेटा सो जा, सुबह जल्दी उठ के पढ़ना। और सुबह बेटा जल्दी उठ के 4 बार लात मारेगा तो जागेगा, उसके बाद बैठेगा, मम्मी देख रही कि हाँ बैठा हुआ मतलब पढ़ रहा है। अब बेटा के दिमाग में पढ़ाई घुस का रहा है, बस बुक की तरफ देखना है। शाम के टाइम पे भी कभी कभी पढ़ने का मन नहीं होता, मम्मी डांटती है तो बैठे रहते हैं, एकदम ऐसा रिएक्ट करते हैं जैसे हम पढ़ रहे हैं, परंतु पढ़ नहीं रहे होते, दिमाग में कुछ चल रहा है। अरे अब बोलो कि सर आपको कैसे पता? हमारे दिमाग में तो हम भी तो ऐसे ही करते थे। नहीं मत समझ में। तो पापा जब बच्चे थे, पढ़ा था ना कहानी, तो हम भी ऐसे ही सोचते थे। तो हम ऐसा सोचते कि जैसा हमारे होता था वैसे इनके सब, हमारे मोटिवेट करने वाला कोई नहीं होता था तुम्हारा। तो हम लोग ने क्या किया था, मतलब हमारा टीम था, इनमें से दो बच्चे गए नेटी, बाकी 2 का नहीं हो पाया, ठीक है ना। चार लोग थे हम अपने। एक जो सबसे बड़ा टॉपर था, राजेश कुमार रोशन नाम था उसका। ठीक है, राजेश कुमार सरनेम रोशन, वो सबसे बड़ा, वो सीधा एलन गया पहली बार। हाँ, स्कूल का फर्स्ट टॉपर, उसका सरनेम ऐसा था। उसके पापा मतलब जब वो 8 में था तो 10th का मैथ सोल्व करता था। मतलब बहुत खतरनाक बंदा, जिनसे हम लोग डरते थे। हम नहीं डरते थे, मतलब सब डरते थे, हम भी थोड़ा थोड़ा डरते थे, लेकिन बाद में देखे कि भाई डर के कितना दिन जिया जाए, तो प्रतिकार करना चाहिए, मुकाबला करना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग तो सोच रहे थे कि इसका IIT-JEE पक्का है, IIT-JEE पक्का है, 100% है। और पहली बार जब हम लोग गए पटना पढ़ने, तो वो गया था कोटा पढ़ने, एलन में। बहुत बढ़िया से पढ़ाई किया, हम तो समझ रहे थे पक्का। बात भी नहीं करते थे, जलस वाली बात होती थी ना, तो मतलब टॉपर से ज्यादातर बच्चों का झगड़ा ही होता है। ठीक है, मतलब मनमुटाव, मतलब दोस्ती है परंतु फोन भी नहीं करेंगे। आए सुनना इधर, बातें नहीं, बात को कंप्लीट कर लेने दे, पढ़ाना भी है। तो होता क्या था, मतलब फोन नंबर जान के नहीं लिए, क्या कि पहले बात करेंगे, मतलब वैसे ही तकलीफ होती है। हमेशा टॉप कर ले रहा है साला, हम टॉप 5 में रहते, तुम हमेशा फर्स्ट टॉपर बन जाता है। तो ये दिक्कत होता था। तो एक दिन मतलब दुर्गा पूजा में ऐसे मिले, हम तो पहचाने भी नहीं, अरे रोशन जी कहाँ क्या ऐसे, तब जाके बहुत दुख हुआ कि भाई वो बच्चा कुछ नहीं कर पाया ना, उसका किसी में सिलेक्शन नहीं हुआ। हम ऐसा सोच रहे थे कि वो IT में होगा। पता नहीं, दुखी सा मन था कि पूछ लेंगे तो बेइज्जती हो जाएगी। नहीं, मन खुश नहीं हुआ, मन और दुख हो गया। देखो, दुख तब होता है मतलब जो मतलब कौन सा फीलिंग बोलते हैं, ह्यूमन बिहेवियर के बारे में उस दिन जाना कि जब दोस्त पास ना करे तो बहुत दुख होता है, लेकिन जब अगर सुनते कि IIT में है तो पक्का मतलब पैरों तले की जमीन खिसक जाती है उस दिन। आया बात समझ में? तो उस दिन पता चला कि बस वो ग्रेजुएशन कर रहा है और उसका सिलेक्शन किसी में नहीं हुआ। मैं बोला कि अंदर ही अंदर दुखी था, परंतु अंदर ही अंदर मतलब बाहरी दुखी था, लेकिन अंदर दुखी इसलिए थे कि अपना दोस्त, मतलब वो भी तो दोस्ती हुआ ना। मतलब नहीं जा पाए, तो और दुखी होता। अगर NIT बोलता तो फिर खुश होते। है बात समझ में? IT बोल देता तो अपनी बेइज्जती हो जाती वहां पे, ठीक है। तब अभी करता क्या है वो? हाँ, अभी उसके बाद भी फिर से कांटेक्ट में बहुत सारे, कोई कांटेक्ट नहीं, सबका छोड़, कांटेक्ट नंबर नहीं है ना, जाना पड़ेगा इसके लिए घर पे। जब हम जाते तो वो नहीं आते, जब वो जाता है तो हम नहीं आते, मतलब ऐसे ट्रस्ट नहीं। वो नहीं अच्छे नहीं, वो तो टॉपर था, वो दोस्त कहाँ था, मतलब टॉपर का भी दोस्त। हाँ, टॉपर का भी दोस्त नहीं होता है। ठीक है, तो हम कुछ बात यहाँ पे तुम्हें बताना चाह रहे थे, हाँ, कॉलेज के बारे में। तो देखो, हल्ला मत करो। तो हम लोग गए, मतलब ट्यूशन बस जाते थे, सुबह ट्यूशन, शाम ट्यूशन, दोपहर ट्यूशन, पूरा ट्यूशन पढ़ते थे। 16 महीने में कंप्लीट करा दिया। 11th का एग्जाम देने के कुछ नहीं आ रहा था, मतलब आधा 50% आ रहा था पास होने लगा, क्योंकि 11th में तो 12 का सिलेबस पढ़ रहे थे। मतलब IIT-JEE का तो ज्यादातर मतलब उसके हिसाब से कराया गया था, तो बस पास हुए थे और उसके बाद 12 में फाड़े थे। मतलब खुद से पढ़ के, जैसे सिलेबस कंप्लीट है इधर पे रख दिया, अभी बोर्ड एग्जाम है 2 महीने, एकदम मिशन बोर्ड एग्जाम ऐसा चलता था हम लोग का। चैप्टर 1 तरह बैठ के चारों कोने पे 2 रूम था, लॉज में रहते थे हम लोग। ऐसे नहीं, मम्मी पापा देखने वाला कोई नहीं, खाना बन रहा है रात के 2 बजे, मतलब मन है तो पढ़ा जा रहा है, वो बोल रहा है बगल वाला, उसका मन है अरे चलो ना यार आज तुम्हारा बारी है ना, नहीं समझे? जैसे हम 4 है, खाना बनाने का 2 का मॉर्निंग 2 का इवनिंग,
अब हमारा इवनिंग में है तो हम सोचे कि थोड़ा लेट से बनाएंगे, वो उसको भूख लग गया, बोलता भाई अभी तो तेरा बारी था, तो तू बना खाना चाहता तो भी। अब हमारा मन पढ़ाई में लगा, नहीं अभी नहीं बनाएंगे, रुक। हाँ बस हम 11 बजे बनाएंगे, तो टाइम का ऐसा कुछ नहीं था, जिसका जब मन होगा तब बनाएगा। अब वो खाना खाने की वजह से बैठा हुआ है, गाली मार रहा है, ठीक है। ऐसा अपने साथ भी कभी कभी वो भी कर देता था। वैसे नॉर्मली रूल था कि भाई देखो दोपहर का खाना 1 से 2 के बीच में बनेगा, रात का खाना 11 बजे बन जाना चाहिए। अब मूड बना हुआ है, क्वेश्चन सोल्व कर रहा है, उस टाइम पे बोलेगा खाना बना, नहीं रुक, ये 1 बजे बनेगा, आज जाग तू भी मेरे साथ पढ़। अब उसको नींद आ रहा है। ऐसे एक दोस्त ऐसा मतलब गधा था, वो रोटी बनाता था तो आधा रोटी खा जाता था बनाते बनाते ही गीला गला करके, ठीक है। उसके बाद लास्ट में बचता नहीं था। तो ये सब मतलब काफी अच्छा। तुम लोग मम्मी को पीछे में चिपका लेते हो। अब भाई हम भी 10th पास थे, एक रूम में दो इसमें दोस्त में पढ़ाई चलता था, तो एकदम धूम धड़क्का वाला पढ़ाई चलता था, चैलेंज एक दूसरे को करते। एक 60 रूम थे उस लॉज में टोटल, हर एक रूम में 2-2 बच्चे रहते थे। अब मारपीट भी होगा, दंगा होगा, खून भी होगा, तो भी कोई देखने वाला नहीं है। एक ही गार्ड होता था, गार्डों को मार देता था। कितने बार तो पटेल छात्रावास सुना होगा पटना में, उसमें 3-4 बम मार देता है, बम से उड़ा देता था पूरे। पटेल छात्रावास ये मतलब SC ST का है, जो फ्री में उसमें रहने के लिए मिलता है। हम लोग तो प्राइवेट से रहते थे ना, तो उनमें बम मार देता था। खान सर के ट्यूशन के बगल में, खान सर के ट्यूशन पे 2 बार बम से हमला हो गया है, मतलब उस टाइम पे। अभी मतलब वो बोलते हैं वीडियो में, तुम सुनना। तो सिलेबस कंप्लीट करके और उसके बाद खुद से 12 का पढ़ लेते थे। क्यों? अब देखो हमारा मतलब सारा चीज तैयार रहता था, सिलेबस सब कुछ प्रॉपर तरीके से। वही काम अगर स्कूल में करा देता तो हम क्यों जाते वहाँ? आवाज समझ में? अगर हम वहाँ पे रहते, कॉलेज में रहते, तो फिर हम भी बहुत सारे, कॉलेज में तो 120 बच्चे थे, तो बस कोई शादी कर लिया, कोई खेती कर रहा है, मतलब ऐसे करके सब अपना अपना गुजारा कर रहा है जैसे तैसे। तुम्हारे क्लास में पढ़ने वाले 40 बच्चे केवी में थे, अभी देखना उसमें से 4-5 ही सक्सेस होगा लाइफ में, जिंदगी में 5 ही सक्सेस होगा, बाकी नौकरी तो सब कर लेगा। मतलब एक होता है ना ढंग का कुछ करना, कुछ अनोखा, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, ये सब अनोखा हुआ। बाकी टीचर उच्चर, बाकी मुंह बंद रख, फर्स्ट बेंच, ठीक है, इस प्रकार से। तो यही बात अब तुम लोग कर पाओगे, पता है तुम लोग क्यों कर पाओगे? क्योंकि तुम लोग उधर भी पढ़ाई हो रहा है, इधर पे भी मतलब एक्टिव हो। और वही दूसरा बच्चा कितने ऐसे होंगे जो स्कूल से आया होगा 2 महीने की छुट्टी पे, अरे सर मस्ती करते हैं, जाके माँ कसम फाड़ के रख देंगे, एक एक चीज को याद कर लेंगे, कैसे नहीं टॉप करेंगे, ऐसा सपने देख रहा होगा। बहुत सारा भी होगा, नहीं होगा क्या? तुम भी थे 11th में। अब खान सर के स्टूडेंट क्या? हाँ खान सर के स्टूडेंट हम क्यों होंगे? वो मानचित्र विशेषज्ञ में स्पेशलिस्ट, वो आर्ट्स का टीचर है, साइंस का थोड़ी है। आपका घर से उनका घर कितना? हमारे घर से नहीं है, उनका घर कहाँ पे मुझे पता भी नहीं, बस उनका ट्यूशन था जहाँ पे कोई नहीं जाता था पढ़ने के लिए। खान सर का एक बार, खान सर अपना स्टोरी बताए होंगे, तुम सुनना। खान सर लॉकडाउन में चमके, जैसे मान लो कि मुसलमान थे, वो मुसलमान वाली बात, एक बार रूम लिया तो हिंदू को उसको मतलब होता है ना थोड़ा सा, और ट्यूशन में भी बच्चे इसलिए नहीं जाते थे क्योंकि वो मुसलमान, ऐसे करके 15-20 बच्चे बड़ी मुश्किल से पढ़ते थे। एक बार तो ऐसा हुआ कि जब पहली बार उसने ट्यूशन खोला था, 4-5 दोस्त ने फाइनेंस किया, पैसा दिया, 1000 रुपए करके खरीदा, और जहाँ ट्यूशन जम गया तो सब अपना अपना चिल्ला, बोला भगा दिया उसी को, भगा जा, हम लोग पढ़ाएंगे यहाँ पे, तू भाग जा। नहीं समझे? जैसे 5 लोग पैसा लगा के एक ट्यूशन खोले, पढ़ा रहा है सृजन, और देख लिया कि सृजन ने जमा लिया, तो तुम तीनों भाग जा, तू नहीं, मेरा है ना, सब कुछ मैंने दिया है ना, हम लोग पढ़ाएंगे। तो ऐसे करके भगा दिया था उनको क्लासरूम से, खुद के क्लासरूम से। उसके बाद कोरोना में वैसे मजाकिया अंदाज में नहीं, पीके स्टाइल में पढ़ाना शुरू किया। 2-3 वीडियो आया, ऐसा सुपर हिट किया कि ले ना डिमांड। उसके बाद उनको तो समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे डिजिटल बोर्ड चलाएंगे, ये वो, धीरे धीरे। पहले देखना ना बहुत भुच्चर तरीके से पढ़ा रहा है, ऐसे नॉर्मल से बोर्ड पे पुराना वीडियो। आज प्रतिभा का आज देखो सबसे बड़ा यूट्यूबर नंबर 2 पे आ गया है पूरे ऑल इंडिया में। सर आज अरिजीत प्रतिभा का वीडियो जिनके ट्यूशन पर बम गिरे गए। हाँ जिनके ट्यूशन पे बम भी गिराए गए। पोटेंशियल इज कांस्टेंट विद इन एंड ऑन द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर। 4th पॉइंट, पोटेंशियल इज, इसलिए कोई नहीं जाता कि कब जाके तुम्हारा किस्मत बदल जाए। पोटेंशियल इज कांस्टेंट विद इन एंड ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। अब तुम बोलोगे कि सर आप भी कुछ ऐसा कर देते, आप भी पॉपुलर हो जाते, तो ये नहीं हो सकता था। पता है क्यों? क्योंकि वो मैप से रिलेटेड पढ़ाते थे, वर्ल्ड वार, ये वो ऐसे ऐसे टॉपिक लाते थे ना कि उनमें लोगों का इंटरेस्ट। हम डिटर्मिनेंट पढ़ाएंगे, मैट्रिक्स पढ़ाएंगे, इंटीग्रेशन, वैसे 4 गाली मार के भगा दे। अब वहाँ पे खान सर क्यों फेमस हुए? पाकिस्तान को गलिया दिया,
ये हुआ ना, चाइना वाले को 4 गाली दे दिया, हाँ ये देखो इसमें इतना में हमला हुआ था, ये हुआ, ऐसे हुआ पूरा, और वो इंटरेस्टिंग हिस्ट्री मतलब होता है, तो मजा आ जाता है लोगों को। हम बोलेंगे ये देखो डिटरमिनेंट, ये रोक प्रोफेसर लगा के अगला बच्चा भाग गया, ब्लॉक मार देगा, रख दिखा देगा, ठीक है। पोटेंशियल इज कांस्टेंट विद इन एंड ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। देखो पोटेंशियल जो होता है कांस्टेंट होता है, कहाँ पे? कंडक्टर के अंदर भी और कंडक्टर के सरफेस पे भी। इस बात की सत्यता की प्रूफ देखते हैं, ये कैसे होता है। जो ई होता था वो क्या होता था? माइनस डीवी अपन डी आर। अब ये मत बोलना कि कब होता था सर, ये तो होता था। मान लो ये एक सरफेस है, ठीक है, सरफेस ऑफ अ कंडक्टर, इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ अ कंडक्टर, ये है इक्वी, बना लो पोटेंशियल, क्योंकि तो ये अक्षर बाद में नहीं दिखेगा, मैं वैसे घसीट रहा हूँ। इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ अ कंडक्टर, तो यहाँ पे इक्विपोटेंशियल मतलब चार्ज, मतलब पोटेंशियल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। तो यहाँ पे हमने बोला कि भाई V जो होगा ये कांस्टेंट होगा, और E जो होगा ये तो 0 ही होता है अंदर में, पता है ना। तो E इज इक्वल टू माइनस डीवी बाय डी आर होता है, कहाँ पे? इनसाइड द कंडक्टर। पढ़े थे ये, याद है कि नहीं? हाँ याद है। इनसाइड द कंडक्टर, तो E है यहाँ पे 0। अब E क्यों 0 है तो पढ़ चुके हैं अभी थोड़ी देर पहले। तो E जब है 0 तो E की वैल्यू 0 जब पुट कर देंगे तो 0 इज इक्वल टू माइनस डीवी अपॉन डी आर होगा। हाँ बोलो। तो माइनस डीवी अपॉन डी आर इज इक्वल टू 0, माइनस भेज देंगे तो 0 का 0, तो डीवी अपॉन डी आर इज इक्वल टू 0। तो डीवी अपॉन डी आर इक्वल टू 0। जब इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो डीवी अपॉन डी आर क्या बन जाएगा? V बन जाएगा। डिफरेंशिएशन ऑफ इन V विथ रिस्पेक्ट टू R, डिफरेंशिएशन का जब इंटीग्रेट कर देते तो आ जाता है ना वैल्यू। जैसे dV अपॉन, मान लो कि कैसे लिखे यार, इंटीग्रेशन ऑफ dV इज इक्वल टू क्या होता था? सॉरी V, इंटीग्रेशन ऑफ dV क्या होता था? V हो जाता था, नहीं होता था? इसी प्रकार dV का इंटीग्रेशन R के रिस्पेक्ट में, dV का इंटीग्रेशन R के रिस्पेक्ट में V हो गया। और ये देखो 0, किसका डिफरेंशिएशन 0 होता था? कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो 0 का इंटीग्रेशन कोई कांस्टेंट आएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ d अपॉन dx ऑफ कांस्टेंट इज इक्वल टू 0 होता था। इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कांस्टेंट आना चाहिए, मतलब v इज इक्वल टू कांस्टेंट। आया बात समझ में? तो v कांस्टेंट होता है, ये 0 होता है, ये 0 होता है, इसलिए v कांस्टेंट होता है। ये बात आया समझ में सृजन या नहीं आया? मैथ के बच्चे को थोड़ा अच्छे से आया होगा, बाकी बायोलॉजी वाले को भी तो मैंने मैथ अच्छे से पढ़ाया। और बाकी जो पोटेंशियल, एक सेकंड आ गया भाई, पोटेंशियल इज कांस्टेंट विद इन एंड ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। और जो पोटेंशियल है वो हर जगह पर कांस्टेंट होंगे, मतलब चाहे यहाँ पे बात करो, चाहे यहाँ पे बात करो, यहाँ पे वीपी, यहाँ पे भी वीपी, यहाँ पे भी वीपी, यहाँ पे भी वीपी, हर जगह पे, चाहे अंदर चाहे बाहर, कहीं पे भी ले लो कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या? 0 1 ऐसा नहीं, कांस्टेंट मतलब इक्वल, मतलब कोई ना कोई वैल्यू। मान लो वीपी इज इक्वल टू 2 है तो 2 ही होगा हर जगह पे, चाहे अंदर चाहे बाहर। ये बताया समझ में? ऐसे करके दिखा लो, वीपी है यहाँ 2-3 पॉइंट पे, अंदर बाहर हर जगह पे दिखा दो। क्लियर हुआ? पूरे अच्छे से हुआ क्लियर? चलिए अगला लिखिए, पॉइंट नंबर 5। क्या हो रहा है? क्या बुद्धि बुद्धि कर रही है? क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कुछ होना चाहिए था। लिख, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द 5 नंबर पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ अ electric field at the surface of a charged conductor, electric field at the surface of a charged conductor is proportional to the surface charge density। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर, किसी भी चार्ज कंडक्टर के सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा? चार्ज डेंसिटी के प्रोपोर्शनल होंगे, मतलब E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन नॉट होगा ना। मतलब अगर ओनली मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करेंगे, अगर मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन नॉट। ये क्या होगा? मैग्नीट्यूड। क्या होगा? मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन की बात करेंगे, वेक्टर फॉर्म में E वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन नॉट एन कैप, ये हो जाएगा वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म हो जाएगा।
कैसे होगा ये भी जानोगे? हाँ, कैसे होगा ये भी जानोगे? यस। हम्म? ठीक है, तो जान लेते हैं। मान लो कि एक सरफेस ऑफ कंडक्टर है, एक सरफेस ऑफ कंडक्टर है। मान लो ये है सरफेस ऑफ कंडक्टर, कोई भी सर्विस। सरफेस ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर का सरफेस, कोई भी कंडक्टर, ठीक है। उस पे हमने क्या किया, एक पील बॉक्स सेलेक्ट कर लिया। पील बॉक्स मतलब एक डीएस एरिया का एक सिलेंडर, डीएक्स एरिया का सिलेंडर, मतलब ये सरफेस एरिया, सरफेस ऑफ द कंडक्टर, इसका सरफेस एरिया, एक सिलिंड्रिकल पोर्शन हमने इस पे सिलेक्ट कर लिया, इसका जो बेस एरिया है वो डीएस है, ठीक है। इसको बोलेंगे पील बॉक्स, ठीक है। तो इसी के नियर बाय हमने गॉसियन सरफेस, इस पॉइंट पे हम स्टडी कर रहे हैं, इस पॉइंट पे स्टडी कर रहे हैं, इसका जो एरिया है ये है डेल्टा एस, क्या है? डेल्टा एस। यही पे हमने गॉसियन सरफेस भी बना लिया, मतलब अंदर में स्टडी कर रहे हैं, जिस पॉइंट पे स्टडी करते हैं वहाँ पे गॉसियन सरफेस होता है, यहीं पे तुम्हारा गॉसियन सरफेस भी है, ठीक है, गॉसियन सरफेस भी है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? 0 होगा। और सरफेस पे अगर देखा जाए परपेंडिकुलर होता है, पता है ना, यहाँ पे परपेंडिकुलर होता है। तो लिखो लिखो अब इसके बारे में, मतलब कि इसी पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 इनसाइड द कंडक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 इनसाइड द कंडक्टर, लिख लिए। तो फाई इन क्या हो जाएगा? सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस, ठीक है। अब ई हो गया तुम्हारा 0, तो जब ds के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरा बन जाएगा 0, क्यों? क्योंकि ई जो था वो 0 था। डेरिवेशन कर रहे हैं इनका, ठीक है। और फाई इज इक्वल टू क्या होगा? फाई इज इक्वल टू होता है ई डॉट डी एस, मतलब पूरा इसका देख रहे हैं तो वो तो ओनली एक सरफेस का देखे थे, इस वाले सरफेस का, ठीक है, इसलिए सरफेस इंटीग्रेशन लगा था, क्लोज इंटीग्रेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ई डॉट डी एस अगर हम पूरा का मतलब फ्लक्स अगर देखते हैं तो ये हो जाएगा ई डॉट डी एस, और ई डॉट डी एस जो हो जाएगा वो तुम्हारा हो जाएगा ई डी एस कॉस 0 डिग्री, क्यों हो जाएगा? कॉस 0 डिग्री क्यों हो जाएगा? सेम डायरेक्शन में कोई एक पॉइंट लिए तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन यही हो गया, एरिया वेक्टर भी उधर की तरफ हो गया, तो कॉस 0 डिग्री, तो ये क्या आ जाएगा? ई डेल्टा एस, क्या आ जाएगा? ई डेल्टा एस आ गया। आगे लिखो, चार्ज इनक्लोज्ड बाय पील बॉक्स, लिख ही देता हूँ, चार्ज इनक्लोज्ड बाय पील बॉक्स, ठीक है, पील बॉक्स। तो ये क्या हो जाएगा? Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू डेल्टा एस। अब ये क्यों होता है ये पढ़ा है ना, ये सब बताना नहीं ना पड़ेगा कि क्यों होगा, पढ़े थे ना, डी क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू डी एस, ऐसे टाइप का पढ़े थे, सुनिए आप ऑल। Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू डी एस, ये ठीक है ना। अब बाय गॉस थ्योरम, बोलोगे कि सर गॉस अभी भी पीछा नहीं छोड़ा इस चैप्टर में भी। गॉस थ्योरम क्या कहता है कि फाई इज इक्वल टू क्या होता है? Q अपॉन इप्सिलॉन नॉट, और Q का वैल्यू यहाँ से उठाओ और इसमें पुट करो, ठीक है। तो Q का वैल्यू जब इसमें पुट कर देंगे तो फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सिग्मा डेल्टा एस बाय इप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से डेल्टा एस डेल्टा फाई का वैल्यू ये देखो, फाई क्या था? ई डॉट डेल्टा एस, यहाँ से ये वाला वैल्यू भी पुट कर देते हैं यहाँ पे लाके, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? ई डेल्टा एस इज इक्वल टू सिग्मा डेल्टा एस बाय इप्सिलॉन नॉट, डेल्टा एस से डेल्टा एस कट गया तो ई इज इक्वल टू क्या आया? सिग्मा बाय इप्सिलॉन नॉट आ गया। समझ में आया? हर चीज का, हर सवाल का जवाब मिटा रहे हैं। अब लिखो, ई वेक्टर एक्ट्स नॉर्मली, इसके नीचे यहाँ पे लिखो लास्ट में, ये लिखने के बाद, ई वेक्टर एक्ट्स नॉर्मली आउटवर्ड, ई वेक्टर एक्ट्स नॉर्मली आउटवर्ड। आशीष समझ में आया ये बात जो बताया है? ग्रेस ऐचूक, इसको तो आया होगा। आशीष बोलो। यस सर। अब आशीष से तुम बोलोगे कि तुमको जलस फील होगा कि सर हमेशा आशीष से क्या पूछते हैं, आशीष को इसका मतलब ज्यादा ध्यान देते हैं। तो हमारे दिमाग में पता क्या सेट हो गया है, ग्रेस ऐचूक अगर तालाब में पास में है
आशीष बहुत दूर में झारखंड में है, तो मन में ऐसा सेट हो गया कि शायद उसको थोड़ा कम समझ में आता होगा। ग्रे से चुप तो बीच बीच में आके क्लास में बैठ जाता था, दिमाग से दिमाग का ब्लूटूथ रेंज पकड़ा रहता है, इसका रेंज क्या पता छोड़ दिया हो, परंतु ऐसा नहीं होगा, मतलब ऐसा मन की फीलिंग है, नहीं समझे। बाकी सब पे हमारा ध्यान इक्वली है। अब सृजन का नाम भी कभी नहीं लेते थे शुरू में, बीच में 2-3 दिन ऑनलाइन किया तो इसका नाम भी लेने लग गए। ठीक है, ऑफलाइन वाले बच्चे का कोई नाम नहीं, आराम से बैठे रहो सुनते रहो। ऑनलाइन वाले से पूछा गया, तुमसे नहीं पूछा जाएगा बंटा समझ में आया? ठीक है, बंटा है तू रे? अरे बंटी नहीं दिख रहा भाई। अच्छा, ई वेक्टर एक्ट्स नॉर्मली आउटवर्ड इन द, क्या लिखा? चार्ज सिलेंडर इन अ चार्ज कंडक्टर, चार्ज कंडक्टर। ई वेक्टर एक्ट्स नॉर्मली आउटवर्ड इन अ चार्ज कंडक्टर। कोई भी सरफेस ले लेते हैं तो हर एक पॉइंट पे जो सब बाउंड्री पे देखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो नॉर्मली ही होता है ना, ऊपर की तरफ नहीं होता है। अरे कोई भी कंडक्टर पे नॉर्मली होता है ना, ऐसे 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 हर जगह पे होता है ना कोई भी कंडक्टर पे, तो वही बात हमने बोला। तो ई वेक्टर इज इक्वल टू, जब वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? फिर से लिख लो जो सेकंड वाला फॉर्मूला लिखे थे, कहाँ पे लिखूं? ई वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन नॉट एन कैप। एन कैप क्यों लगा दिए? नॉर्मली रहेगा इसलिए। नहीं समझे? परपेंडिकुलर लिखो, एन कैप इज ए यूनिट वेक्टर। इतना बार लिखे थे, यही लाइन फिर से लिख रहे हैं, लिखे थे ना सृजन, सेम यही लाइन जो बोल रहे हैं। एन कैप इज ए यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस इन आउटर डायरेक्शन। देखोगे पूरे कॉपी में तो 5-6 बार लिखा हुआ मिलेगा। फिर पूछ रहे कि एन कैप क्यों? एन कैप इज ए यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ अ सरफेस नॉर्मल टू द सरफेस इन आउटर डायरेक्शन। एन कैप इज ए यूनिट वेक्टर, एन कैप क्या यूनिट वेक्टर है, ठीक है। नॉर्मल टू द सरफेस, सरफेस के परपेंडिकुलर रहेगा, ठीक है, इन आउटर डायरेक्शन, बाहर की तरफ, ठीक है। ये जो हो गया स्केलर फॉर्म, अभी थोड़ी देर पहले लिखे थे, फिर से एक मार गई। ये हो गया स्केलर फॉर्म, मतलब मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। ये हो गया वेक्टर फॉर्म, डायरेक्शन की भी बात हो रही है इसमें। हाँ बोल। पीकू एकदम सर को पकड़ के बैठी हुई है, क्या हुआ? नहीं समझ में आ रहा क्या? ज्यादा स्पीड है क्या? ठीक तो है, नॉर्मल। कितना 4-5 पेज भी नहीं हुआ होगा। 2, 3, सुन तो 1, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 4.5 5.5 हो गया। देखो नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट 5 तक हुआ या 6 तक हुआ? 5 तक। हाँ, एक और पॉइंट लिखो। इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो in the cavity of a hollow charged conductor। आज कुछ गड़बड़ होने वाला है मेरे साथ, ऐसा हमको प्रतीत हो रहा है। सर आपके सामने से कोई बिल्ली गया है? नहीं, अभी ऐसा आभास हो रहा है। जल्दी जाइए वरना खाना नहीं मिलेगा। नहीं, खाना नहीं मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, किसी के भी घर पे पहुंच जाएंगे। खाना, हमको भूख लगता है तो हम क्या करते हैं पता है तुमको? ये चीज मतलब देखना पड़ेगा, हम किसी के घर पे पहुंच जाते हैं। मजाक नहीं, किसी के घर पे पहुंच जाओ। होटल वोटल खुला है तो ठीक है, वरना किसी के घर पे पहुंच जाओ, गेस्ट बन के पहुंच जाते हैं ना। एक बार की बात बता रहा हूँ, हम हमारे जैसे नहीं मॉडल स्कूल वाला के यहाँ पे बोर्ड एग्जाम हुआ केवी अम्बासा में, तो ये तो पास में था। कमलपुर वाले का भी हुआ, कमलपुर वाले का भी हुआ, तो हमारा भी हमारे डिस्ट्रिक्ट में हुआ था एग्जाम। तो गए थे तो सेंटर पे थे, तो सब लोग ऐसा नहीं करते थे। मैं और मेरा एक दोस्त, तो वो अभी मतलब मारुति में जॉब कर रहा है, प्राइवेट में जॉब कर रहा है। वो कॉमर्स लेके पढ़ाई कर लिया, ठीक है। 10th की बोर्ड एग्जाम की बात बता रहा हूँ। तो पापा मम्मी यार बोर्ड एग्जाम दिलाने के लिए पापा नहीं गए थे भाई, वैसे ही अपनी मन का मर्जी। बाद में मतलब SST के पहले नहीं बताया था तुम्हें एक स्टोरी, 2 दिन शुरू का बीत गया तब जाके। तो रात में देखे कि मतलब 3 इडियट तो बाद में आया, हम लोग पहले से इडियट थे, ठीक है। रात में देखे कि बाराती जा रहा है, अब बगल में शादी हो रहा है, अच्छा खुशबू आ रहा है, बर्दाश्त नहीं हो रहा था। खाने पीने का हम शौकीन नहीं है, तो तुमको पता है यहाँ पे कुछ मिलता ही नहीं है, भेज में यहाँ पे कुछ मिलता नहीं है। तो इसलिए हम अपने मन को मार के जब यहाँ से घर जाते हैं तो घर का कुछ मम्मी टेंशन में रहती है कि कभी मेरे ही हाथ का खा लेगा। मार्केट आ ये तो डेली खाते हैं, मार्केट का ही खाते रहते हैं, वही बात है ना। तो यही बात है। तो हम लोग क्या हुए, शादी में चले गए, आराम से शादी में गए, खा पी के बराती की तरह नाचते नाचते चले गए। हम जाके बैठ के खा ली, फिर आके पढ़ाई कर रहे हैं। ये सुना है हमने। इसका मतलब कोई चेक चुक थोड़ी करता है। यहाँ पे इतना सारा शादी होता रहता, मैं सोच रहा हूँ तो काश यहाँ पे भेज होता तो इसमें भी घुस जाते। अब पक्का घुस जाते अगर होता तो। अब बोलोगे पकड़ लेगा, पकड़ेगा कौन? किसके पास टाइम है? मान लो तेरा ही शादी या तेरे भाई का शादी, कौन चेक करने के लिए जाता है? कोई तो वो
लोग ऐसे बोल देना। नहीं, लोग जो होते हैं ना खुद टेंशन में मतलब कंफ्यूज होता है कि कहीं इससे पूछ देंगे बुरा मान लगा तो। सब तो गेस्ट ही होता है। देखो कोई भी आदमी एक इसके लिए एक जिगरा चाहिए। तुम शादी में जाओगे ना, तुम पहले से ही डर जाओगे कहीं पकड़ लिया तो, मतलब बुलाया नहीं, तुम्हारे मन में ये चल रहा होगा किसी ने मुझे इन्वाइट नहीं किया है, हम कैसे है भाई साहब, 200-300 गेस्ट इन्वाइटेड है, किसको पहचानेगा। नहीं है बात समझ में। तो हमारे पास जिगरा पहले से होता था, हम दिमाग को पॉजिटिव वे में लेके चलते थे कि मतलब हम है परिवार के सदस्य, ऐसा रिएक्शन करते थे। कभी कभी तो परिवार वाले से भी बात कर रहे थे तो भी टेंशन में रहता था कि हाँ कोई जान पहचान का कोई बेटा उठा होगा किसी का। देखो अब यहाँ पे आके किसके शादी में घुसेगा, बड़े बड़े मछली, इतना बड़ा बड़ा फाइल मिलता है यहाँ पे। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 इन द कैविटी ऑफ अ होलो चार्ज कंडक्टर, लिख लिए। हाँ तो अब देखो इसका पता है, इसका रियल एप्लीकेशन, मतलब अभी हम एप्लीकेशन भी पढ़ेंगे इन सब के बारे में। क्या बोला गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा कहाँ पे, कैविटी में, होलो चार्ज कंडक्टर में। थंडर, अरे कैविटी मीन्स ये कैविटी है, ये रूम है कैविटी, ये रूम कैविटी है। लगा कि मान लो मेटल का बना हुआ घर है तो ये रूम इसका कैविटी है। तो यहाँ पे जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। अब समझ में, मान लो ये रूम मेटल से बना होता है, या मान लो एक मेटल का बॉक्स है तो उसका अंदर में जो स्पेस है ना वो कैविटी हो गया। नहीं समझे। तो तुम जब थंडरस्टॉर्म, बिजली ये सब चमक रहा हो, रोड से तुम जा रहे हो तो पेड़ के पास बोलते खड़ा मत होना चाहिए, नहीं होना चाहिए वरना बिजली गिर जाएगा। पोल के पास मतलब बाहर में भी नहीं रहना चाहिए, जमीन पे लेट जाना चाहिए। और तुम कार पे भी तो बिजली गिर सकता है, हम मर सकते हैं, नहीं मर सकते हैं। तो फिर क्या करोगे तुम, कार से उतर के कहीं पे छाता लेके खड़े हो जाओगे, छाता पे भी बिजली गिरता है, कैसे रहोगे। घर में चुपचाप सो जाएंगे। अरे रोड पे हैं, रोड पे तो घर जाएंगे। छाता लेने से मतलब गाड़ी को चलते रहने देंगे, क्या करेंगे ओए, कार को चलते रहने देंगे तो नहीं होगा, कुछ नहीं करेंगे। कार में रुक के रहो या चलते हुए रहो, ये कैविटी है। नहीं, कार के अंदर स्पेस है ना भाई, मेटल के बने हैं ना, कैविटी है ना, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, है ही नहीं, 0। और ये आगे बताएंगे, अभी वेट करो, थोड़ा प्रतीक्षा करो, ठीक है। तो वहाँ पे बिजली जो गिरेगा भी ना तो हमको कुछ नहीं होगा, कार के ऊपर गिर जाएगा ना तो भी हमें कुछ नहीं होगा, घर के ऊपर गिरने से भी कुछ भी नहीं होगा। छाता के अंदर होगा। ये रॉड जो है ना, रॉड तेरे हाथ में है ना, पकड़ा हुआ है ना, तो उसे अब बोलोगे सर कार के सरफेस को पकड़े हुए झोल झटका उटका मारेगा, कैविटी में नहीं होगा। आराम से बैठे हो, सीट बेल्ट लगा के, स्टीयरिंग पकड़े हो, रबर का होता है, कुछ नहीं होगा। सारा जुगाड़ करके बनाया गया है, हर चीज को डिजाइन किया गया है। पर फिर गिर सकता है क्या? पैर क्या, जूता पहने हो ना। नहीं सर, वो ट्री गिर सकता है क्या अपना कोई पे? पेड़ गिर गया, वो कहने का मतलब वो कार ही खाई में चला गया तो वो तो अलग बात है ठीक है, वो तो अलग बात है, बोल रहे पेड़ गिर सकता है। तो देखो क्या है सर, तो बढ़िया से और हल्ला नहीं। मान लो कि ये एक सरफेस है, ये एक सरफेस है, ठीक है। तो इस पे इक्विपोटेंशियल मतलब हर जगह पे इक्वल चार्ज है, कंडक्टर है ये, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगा, इधर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगा, हर सरफेस पे परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। और हमने क्या किया, अंदर में एक जगह पे स्टडी स्टार्ट किया। तो मान लो कोई पॉइंट ले लिया, गॉसियन सरफेस ले लिया, जी सरफेस, ठीक है, गॉसियन सरफेस ले लिया। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा, V क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। और इस जगह पे क्या होगा, V इक्वल टू V0 होगा, V इक्वल टू V0 अभी क्लियर हो जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड तो हर जगह पे मतलब 0 होगा। गॉसियन सरफेस के अंदर V कांस्टेंट होगा, गॉसियन सरफेस के बाहर V इज इक्वल टू V0 होगा। और इसका ये तो कर ही चुके थे, Q इन इज इक्वल टू 0। इसका प्रूफ क्या करोगे, मतलब फिर से वो ये फाई इज इक्वल टू फाई ई डॉट डी एस क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू इन तो 0 होता है, ये तो पढ़ चुके हैं, अभी थोड़ी देर पहले प्रूफ हुआ। तो ये भी हो जाएगा, ई इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये वैसे ही रहने दो, मौखिक ही रहने दो, इसको नहीं चाहिए, ले लिख देता हूँ। मैंने तो ओके बोला। हाँ ओके बोला, अच्छा ये तो सेम ही है, ई इज इक्वल टू, मैंने सोचा सुन लिया क्यों। लिखो, अब बदलो टॉपिक, हो गया 6 एप्लीकेशन पढ़ लिए, हो गया ना, 6 एप्लीकेशन पढ़ लिए। अब नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग लिखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। अगले दिन करे क्या, हेडिंग डाल दो, थोड़ा सा मजा आएगा, पढ़ के आना थोड़ा सा। SHIELDING, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, वर्ड सुना था ये, शील्ड शील्ड शील्डिंग,
जो तुम्हारा केबल नहीं होता है, जो डिश टीवी वाला केबल, उसके ऊपर सील्ड क्यों दिया गया होता है? क्यों दिया गया होता है? प्रॉपर सिग्नल पकड़े दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड का, क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होते हैं, तो दूसरे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से सिग्नल प्रभावित ना हो। इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, मजा आ जाएगा अगले क्लास में, ठीक है? और सुनो, और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बता देता हूँ। और उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, तो इसके अंदर जो बात मैंने कार वाली बात बताई थी ना, वो सब आएंगे इसके अंदर, ठीक है? कोएक्सियल केबल वगैरह ये सब आएंगे। फिर डाइलेक्ट्रिक्स और पोलराइजेशन। मजा आया आज? मजा आएगा। अब मजा आएगा, पता है क्यों? अब दो तरफ पे, दोनों तरफ हम लोग पैर रखे थे, वो चीज खत्म हो गया। अब जो मान लो कि सुबह शाम भी क्लास हो गया ना, तो दिक्कत नहीं होगा। एक ही टॉपिक पहले क्या था, इधर पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चल रहा था। क्यों? क्योंकि शुरुआत हम यहीं से किए थे। अब तुम लोग बोले कि नहीं हमको पोटेंशियल पढ़ना है, तो अब हम करें क्या? तो उन बच्चे का टाइम पे हम सोच रहे थे कि दोनों को साथ में चलाए, तो दोनों में स्टार्ट कर दिए। और इससे तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ के फायदा ही हुआ, नहीं हुआ? काफी ज्यादा डीप नॉलेज लिया ना तुम। और तुम जानते हो, सुनो, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को अच्छे से ना पढ़ते तो पोटेंशियल इतने अच्छे से समझ नहीं आता। तो इसलिए ये आसान लग रहा है। अभी हर बात बोल के सुना होगा, जैसे कि गॉस लॉ बार-बार तुरंत वो सरफेस, जो भी चीज नहीं, गॉसियन सरफेस ने गॉस लॉ, इसके बाद जो लैम्डा वाला फॉर्मूला, dq इज इक्वल टू लैम्डा सिग्मा वाला अलग है और लैम्डा वाला अलग है, ठीक है? तो ये सब चीज अभी बोलते ना तो तुम मानते नहीं। ये कैसे होता है? मन में एक टेंशन, डर, यार ये क्या सब स्कूल से पढ़ के आए फिर भी नहीं मानते अगर आप नहीं पढ़ा। अगर एक बार हमने बोल दिया तो अब उसके बाद हाँ हम पढ़ाए थे पिछले क्लास में, तो हाँ तुम अब यकीन कर लोगे, ठीक है? चलो मिलते हैं अगले दिन। कल क्या केमिस्ट्री है ना सुबह में, ठीक है? आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद। कुछ पूछना है ऑनलाइन वाले बच्चों? ना